Hello बच्चों, welcome to the bio class. Last class we have started the chapter absorption by roots. आज इस क्लास में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था, जैसे कि ऑस्मोसिस है, इम्बिबिशन है, डिफ्यूजन है, फिर व्हाई ऑस्मोसिस, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई एब्जॉर्प्शन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. सो इस वेरियस सेक्शंस को हमने डिटेल में स्टडी किया था. अगर आपको कोई डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए. एंड आई होप आज जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, वी विल प्रोसीड विद द चैप्टर एंड आई होप यू विल लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. तो चलिए बच्चों, हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं. तो लास्ट क्लास वी हैव डेल्ट विद द टर्म्स लाइक इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको डीटेल में जाते हैं. कि पहले हमने तो सीखा कि व्हाट इज द डेफिनेशन, ऑस्मोसिस क्या है, पहले हम लोग उसको डिफाइन किए. फर्स्ट हमने डेफिनेशन को डील किया. दैट ऑस्मोसिस इज द process of transfer of solvent molecules, that is the water molecules, from a concentration of higher concentration to a lower concentration solution. इसका मतलब क्या है कि जहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है वहां से वो कहां पे फ्लो करता है, जहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर लेस इन नंबर. एंड इट इज रिक्वायर्ड अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन था इसका ऑस्मोसिस का, जो ना इम्बिबिशन में था ना डिफ्यूजन में था, वो था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है जो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स को परमिट करता है, नॉट द अदर सल्यूट मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द और टू कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन. तो दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट कंडीशन. फिर इसमें हम क्या यूज करते हैं, सेलोफेन पेपर यूज करते हैं. मसलिन क्यों नहीं यूज करते, रबर क्यों नहीं यूज करते, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है. तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है. जो द एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव डेल्ट, ये जो एक्सपेरिमेंट था, where we have taken a beaker, we have placed a thistle funnel, and in this thistle funnel we have taken a out of this is, और एक स्टैंड लगा के हमने जो कंडीशन किया था, एक थिसल फनल है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन है, यहाँ पे वाटर है, वाटर. Here it is sugar solution. This is the thistle funnel. और यहाँ पे क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तो हमेशा ये वाटर मॉलिक्यूल कहां तक जाएगा, ये हमेशा इसके अंदर में, इट विल ऑलवेज ट्राई टू मूव इनसाइड, बिकॉज यहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है. और हमेशा टेंडेंसी क्या रहता है लिक्विड का या कोई भी फ्लूइड का, लिक्विड या गैस, ऑलवेज टू फ्लो फ्रॉम अ कंसेंट्रेशन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन, फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. तो यहाँ पे जब हायर है वाटर कंसेंट्रेशन, द मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आर हायर इन कंसेंट्रेशन, इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द place where the solvent molecules which will have a less concentration of the solvent molecules. तो ये जैसे ही वाटर अंदर इसके मूव करेगा तो इसका जो लेवल है it will start rising slowly it will start rising. और क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो ये शुगर सोल्यूशन कभी बाहर नहीं आएगा. The sugar molecules will never come out. It will, because it allows only the solvent molecules to pass through it. The time will come, एक समय ऐसा आएगा कि the हाइट एंड वेट, ये जो धीरे धीरे इसका हाइट बढ़ जाएगा. एक टाइम आएगा कि जब और कोई वाटर मॉलिक्यूल इट विल नॉट एंटर, ना यहाँ से कोई अंदर आएगा ना यहाँ से कोई बाहर आएगा. द प्रोसेस विल स्टॉप. एक टाइम आएगा जहां पे ये ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा. कब स्टॉप हो जाएगा, जब दोनों साइड का मॉलिक्यूल्स, ऑलमोस्ट द प्रेशर इन बोथ द साइड, बोथ द सॉल्यूशंस विल बी सेम, in both the solutions will be same. Such an increase in the height and weight of the rising column reduces further osmosis. तो जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस कम घटता जाएगा. और एक टाइम आएगा जबकि ऑस्मोसिस अब नहीं होगा और ऑस्मोसिस नहीं होगा. दैट मीन्स इज नॉट द सेम. जबकि कंसंट्रेशन, अगर थोड़ा भी कंसंट्रेशन इसमें कम है इसमें ज्यादा है, इट डजंट मैटर. लेकिन एक वक्त आता है जब अब ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होता है. क्यों, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट होता है. द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि जब यहाँ पे ऑस्मोटिक जो बैलेंस है वो सेम हो जाएगा.
State of equilibrium, the water molecules from the beaker tend to force upwards through the membrane, but the weight or pressure from the above holds them downwards. यहाँ से अंदर मॉलिक्यूल जाना चाहता है, लेकिन यहाँ का जो ऑलरेडी लेवल राइज हो चुका है, यहाँ का जो प्रेशर है, इसमें जो वेट दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, इसके वजह से और कोई एंट्री नहीं हो रहा है, एकदम पैक्ट हो गया है. तो इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? ये हाइट और वेट की वजह से जो प्रेशर है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. उसको हम लोग कैसे समझते हैं? अगर हम यहाँ पे एक पिस्टन को प्लेस कर दें, सपोज पिस्टन को जैसे हम लोग वहां पे फिट कर देते हैं थिसल फनल में, तो धीरे धीरे क्या होता है? पहले तो ऑस्मोसिस होता है, थोड़ा राइज करता है, लेकिन पिस्टन के वेट की वजह से और ज्यादातर धीरे धीरे क्या होता है? ये वेट, ये जो राइज ऑफ लेवल ऑफ द सोल्यूशन है, ये बंद हो जाता है. क्यों? क्योंकि इस पिस्टन के वेट के वजह से, ड्यू टू द वेट ऑफ दिस पिस्टन, एक प्रेशर क्रिएट होता है और ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है. तो ये जो प्रेशर है, दैट डज नॉट अलाउ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टू प्रोसीड, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. It's a minimum pressure that must be exerted to prevent the passage of the pure solvent into the solution, and when two are separated by semi-permeable membrane. लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है? Semi-permeable membrane. तो इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर. इस प्रेशर को हम डिफाइन करेंगे एज ऑस्मोटिक प्रेशर. कि किसी वेट के वजह से, द वेट that prevents the flow of solvent molecules further into the solution due to the height and weight, that is known as osmotic pressure. इससे क्या होता है? अंदर में जो कंसंट्रेशन है वही रहता है, यहाँ भी जो कंसंट्रेशन है वही रहता है, और कोई चेंजेस नहीं आते हैं, और प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस बंद हो जाता है, क्योंकि ऊपर से एक प्रेशर जो आता है वो फिर बाहर से मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देता. क्लियर? आई थिंक ये समझ में आया होगा. नाउ हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ेंगे. विल गो थ्रू सम टर्म्स लाइक टोनिसिटी. व्हाट इज टोनिसिटी? ये जो कंसंट्रेशन होता है सोल्यूशन का, इसी को हम लोग कहते हैं टोनिसिटी, द टोन्स. और इसमें क्या है? हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन. 3 तरह के सोल्यूशन हम लोग देखेंगे. हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन. तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम लोग किसको बोलेंगे? फर्स्ट तो है हाइपोटोनिक. क्या है? इन दिस कंडीशन सोल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन देन द फ्लूइड इनसाइड द सेल. मतलब सेल के अंदर में क्या है? सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कम रहता है और बाहर मोर सॉलिड मॉलिक्यूल्स. As a result, water molecules from outside will move into the cell. यहाँ पे क्या होता है? एंडोस्मोसिस. मतलब बाहर से यहाँ पे अंदर जा रहे हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब क्या? अगर हम दूसरी तरह से देखें, हमने ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? दैट द concentration of solvent molecules will be higher, and from that higher concentration it will move on to lower concentration of solvent. अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो जहां पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, इसका मतलब वहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर है या लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है. और जहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब है देयर विल बी अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स. अगर दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंडोस्मोसिस. यानी कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है? अंदर में inside it is having a higher concentration of sugar solution, and outside is having a lower concentration of the solute molecules. तो क्या होता है? यहाँ पे बाहर से एंडोस्मोसिस होता है. The solvent molecules travels from outside to inside, so it is called endosmosis. हाइपोटोनिक में क्या होता है? एक्सोस्मोसिस. मतलब अंदर there's a high concentration of solvent molecules, that is lower concentration of solute, and outside it is low concentration of water molecules or solvent molecules and high concentration of salt molecules. तो अब क्या होगा? The water from inside cells will move towards the outside cell. It's called exosmosis. And the last one is isotonic. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या है? In this condition, solution outside the cell, isotonic, the relative concentration of water molecules and solute on the either side will be same. मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर
दोनों का कंसेंट्रेशन सेम रहता है, यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है क्योंकि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, नो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस बिकॉज इट्स द इक्वल कंसेंट्रेशन, यहाँ पे दोनों ग्रेडियंट सेम है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस नहीं होता है। सो आई होप द टर्म्स आर क्लियर, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो जब एंडोस्मोसिस होता है तो यहाँ पे और कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट विल द रिजल्ट, जब सेल में एंडोस्मोसिस होगा मतलब जब पानी बाहर से अंदर आएगा तो सेल्स क्या हो जाएंगे, सेल्स विल बिकम टर्जिड, पानी को एब्जॉर्ब करते हुए पूरा फुल जाएगा सेल एकदम टाइट, ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स विल बी क्लियर, दैट इज कॉल्ड टर्जिड कंडीशन ऑफ द सेल, जहाँ पे इट एब्जॉर्ब्स वाटर, यहाँ पे फुल वाटर है उसमें एंड इट बिकम्स फुल टर्जिड टाइट कंडीशन। एंड जो और जो दूसरा सोल्यूशन है जिसमें कि एक्सॉस्मोसिस होता है, वहां पे क्या होगा, क्योंकि पानी बाहर चला जा रहा है तो सेल क्या होता है, श्रिंक कर जाता है, फ्लैट हो जाता है, एकदम श्रिंक कर जाता है। तो एक दूसरा कंडीशन आता है जस्ट ऑपोजिट ऑफ द टर्जिड कंडीशन, इट इज कॉल्ड फ्लैसिड कंडीशन व्हेन इट बिकम्स श्रिंक एंड बिकम्स फ्लैट। और आइसोटोनिक में यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, सेल जैसा है वैसा रहता है। तो आइसोटोनिक में कोई चेंज नहीं रहता, शेप ऑफ द सेल नो चेंज। हाइपोटोनिक में क्योंकि एंडोसिस होता है यहाँ टर्जिड हो जाता है, और यहाँ पे क्योंकि फ्लैट एंड श्रिंक तो इट इज कॉल्ड फ्लैसिड कंडीशन। This feature is the rigidity of the cell which resists bulging and protects the delicate cellular parts. ये सेल को पूरा बल्ज कर देता है, पूरा फुला देता है, बल्ज जैसा, and protects the cell organs क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी है। And second condition है, it is shrink and make it very small and flat. So these are the few conditions, few result of the osmosis. जब एंडोस्मोसिस होता है तो उसका रिजल्ट क्या है, जब एक्सोस्मोसिस होता है तो उसका रिजल्ट क्या है, आइसोटोनिक का क्या रिजल्ट होता है। Okay, so one more term is now that is the active transport. I think अब तक जो हमने osmosis के बारे में पढ़ा आपको एकदम you have a clear picture of it. Now active transport भी एक तरह का absorption है that takes place, but it requires some energy. Active transport. Now what will be the definition? Is a passage of substance from its lower to higher concentration, that is salt or iron. ये होता है salt और iron का. It is not the solvent particles, it is the salt or the ions. जो minerals, ions जो भी from soil the root absorbs from its concentration of higher to lower. Through a living cell, from its lower to higher concentration, through a living cell membrane, using energy from the cell. And it is always opposite to the direction of the diffusion. ये हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, इसका डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट रहता है। और क्योंकि आयंस को लेने के लिए थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इट रिक्वायर्स सम एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से लेता है, ये एनर्जी लेता है खुद सेल से। वी नो सेल हैज द पावर हाउस, हमको पता है कि सेल जनरेट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो वहां से जो पावर जनरेट होता है यूजेस दैट एनर्जी फॉर द process of active transport. Certain nutrients like nitrates, sulfates, potassium, तो क्या क्या आयन जो पास होता है, जैसे कि nitrates, these are all from the salt, nitrates, phosphates, sulfates that are required for the growth and development of the plant. They cannot pass through the cell membrane of the root cells easily because the concentration is higher inside the root cells and it is so maintained in order to develop osmotic pressure for absorbing water. ये जल्दी हम लोग नहीं आ सकता, ये जल्दी क्या है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज क्योंकि अंदर में ऑलरेडी क्या है, क्योंकि ऑस्मोसिस चाहिए, वाटर इज रिक्वायर्ड, सो ऑलरेडी द सेल्स आर फुल ऑफ वाटर, they have high concentration of water in it. So in this case the concentration gradient of this ion is opposite to that of diffusion, that is it is forcibly carried inward. ये जबरदस्ती फोर्सिबली एनर्जी लगा के हम लोग इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, इसलिए इसको क्या चाहिए, इसमें थोड़ा एनर्जी चाहिए, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी द एनर्जी दैट इज जनरेटेड इन द विद इन द सेल, वेयर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट इज
एक और है दैट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो दीज आर द वेरियस टर्म्स. पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो द नेम इटसेल्फ shows that it is a very, यहाँ पे energy is not required. Passive transport is nothing different from diffusion. It enters to requiring no input of energy. ये जो enter करता है, ये process जब होता है, इसमें कोई energy involved नहीं होता है. No energy is required. There is a free movement of molecules from their higher concentration to their lower concentration. So it does not require any energy, and only the movement from the higher concentration to the lower concentration takes place. Now the terms that turgidity and flaccidity जो हमने पहले पढ़ा था, ये हो गया the process, the various processes how the absorption takes place in the plant. So it is imbibition, it is diffusion, it is osmosis, and last one is the active transport, the 4 processes. Now comes the turgidity and the flaccidity. So this is another term जब that अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जब when the cell absorbs water, it bulges out, and the condition is called, it becomes turgid, and the condition is called turgidity. और जब यहाँ पे एक्सॉस्मोसिस होता है, जब पानी निकल जाता है सेल से, it becomes flat and shrinks. उस कंडीशन को बोलते हैं flaccid, and it is called flaccidity. When a cell is turgid, its wall is stretched under the pressure from inside. पूरा खींच जाता है, पूरा एकदम टाइट हो जाता है. In turn, it presses the cell contents toward the center of the cell. The pressure of the cell contains on the cell wall is called turgor pressure. तो यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होता है. जैसे पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक सेल वॉल से द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स, एक जो सेल कंटेंट है उसमें जो न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो एक सारा प्रेशर देते रहते हैं सेल वॉल को. तो इस तरह का प्रेशर को कहा जाता है टर्गर प्रेशर. दैट इज एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द कंटेंट. ये हो गया टर्गर प्रेशर. एक और प्रेशर काम करता है जो सेल वॉल देता है सेल कंटेंट को, इसको कहते हैं वॉल प्रेशर. तो एक होता है टर्गर प्रेशर और एक होता है वॉल प्रेशर. तो टर्गर प्रेशर किसको बोलेंगे? जब सेल कंटेंट वॉल की तरफ प्रेशर देता है उसको बोलेंगे हम लोग टर्गर प्रेशर. और जब सेल वॉल सेल कंटेंट की तरफ अंदर की तरफ प्रेशर देता है इसको हम लोग बोलेंगे वॉल प्रेशर. इफ एट एनी टाइम द सेल वॉल इज अनेबल टू बेयर द टर्गर प्रेशर, इट रप्चर्स. अगर बहुत ज्यादा टर्गर प्रेशर हो जाता है, सेल वॉल की तरफ बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो रप्चर हो जाता है, वहां पे एक होल क्रिएट हो जाता है, वहां पे वो टूट जाता है वो जगह, एंड द सेल कंटेंट्स बर्स्ट आउट. एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स समटाइम बर्स्ट. तो हम लोग कब देखते हैं कि अभी कब पका हुआ फल है या कुछ भी है, मेच्योर हो जाता है, ज्यादा राइप हो जाता है, तो वो फट जाते हैं. तो दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ दिस टर्गर प्रेशर. जब बहुत ज्यादा टर्गर प्रेशर हो जाता है, जब बहुत ज्यादा सेल वॉल पे प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं टर्जिड कंडीशन में, तब क्या होता है? इट बर्स्ट फ्रॉम इनसाइड. व्हेन टर्जिड द सेल इज इन अ समवट बैलेंस्ड स्टेट, नो मोर वाटर इज एंटरिंग. अब जब टर्जिड कंडीशन है इसका मतलब उसको अब पानी नहीं चाहिए, वो उसका एकदम फुल कंडीशन है वहां पे. इस टर्गर प्रेशर काउंटर बैलेंसेस, और दोनों प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, कभी कभी क्या होता है दोनों प्रेशर बैलेंस करके उस सेल को एकदम बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं. उसका सेल कंटेंट, सेल वॉल का प्रेशर, टर्गर प्रेशर, हाँ, उसमें एकदम it remains in a balanced condition. Even though the concentration of solute inside the cell may be greater than the outside cell. कभी कभी ऐसा क्या होता है कि अगर सेल कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, फिर भी ड्यू टू द बैलेंस मेंटेन बाय द टर्गर प्रेशर एंड द वॉल प्रेशर, द सेल रिमेन्स इन अ बैलेंस और स्टेबल कंडीशन. नाउ एक और कंडीशन है. नाउ द अदर कंडीशन दैट वी विल लर्न, दैट इज द फ्लैसिड कंडीशन. तो ये सारा कब होता है? जब ये टर्जिड रहता है. दूसरा कंडीशन क्या है कि जब एक्सॉस्मोसिस होता है, जब पानी वहां से निकल जाता है, तब क्या होता है? तब क्या होता है? द सेल फ्लैट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है. द श्रिंकेज फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. द सेल्स इन दिस स्टेट आर सेड टू बी लिम्प और फ्लैसिड या फ्लैसिडिटी. इज द रिवर्स ऑफ टर्जिड. जो अभी हमने पढ़ा टर्जिड या टर्जिडिटी, इसका जस्ट उल्टा होता है फ्लैसिडिटी या फ्लैसिडिटी, उल्टा कंडीशन. यहाँ पे क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस. Now, a plasmolysed cell is returned to water before it is dead. Its protoplasm again swells up, pressing tight against the cell wall. कोई प्लाज्मोलाइज सेल या फ्लैसिड सेल, उसको अगर हम फिर से पानी में डाल देते हैं तो फिर से वो क्या करता है? वो एंडोस्मोसिस करता है.
है एंड अगेन इट रिटर्न्स बैक टू इट स्वेल्स अप एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स टर्जिक कंडीशन. द रिकवरी और द रिवर्सल ऑफ प्लाज्मोलाइसिस कॉल्ड डीप्लाज्मोलाइसिस. इसी को हम लोग बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस. एक है प्लाज्मोलाइसिस, एक है डीप्लाज्मोलाइसिस. ये कब होता है? ये जब फ्लैसिड कंडीशन होता है. दैट इज इन द फ्लैसिड कंडीशन. ये होता है फ्लैसिड कंडीशन में, जब पानी निकल जाता है सेल से. उसके बाद तो आई थिंक इस क्लास में आज जो भी हमने डील किया अबाउट द टर्गर प्रेशर, अबाउट द टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आई थिंक आपको ये सारे कंटेंट समझ में आए होंगे. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे यूजेस ऑफ टर्जिडिटी टू द प्लांट्स एंड हाउ इट ऑकर्स. द नेक्स्ट पार्ट गटेशन, रूट प्रेशर, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा. अगर कोई डाउट है आप उसको कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्वेश्चंस भेजिए और आपको सॉल्यूशंस हम लोग यहाँ से देंगे. सो चिल्ड्रन, आई होप you will like it, share it and subscribe it. Thank you.